बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी जनरल साइंस क्लास 10th की और फेडरल बोर्ड की। तो ये जो बुक है ये मुझे जी आई है इस्लामाबाद से। देखिए आप, इस्लामाबाद से मुझे बुक भेजी है जी माहनूर ने। ये देख लें आप, माहनूर आरिफ ने मुझे ये बुक भेजी है इस्लामाबाद से, क्योंकि उनका जो बोर्ड है वो फेडरल बोर्ड है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप प्लीज़ मेरी ये जो बुक है इसके जो लेक्चर है वो बना के अपलोड कर दें, क्योंकि इसके लेक्चर ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। तो ये जो बुक है दूसरी जनरल साइंस की, ये पंजाब करिकुलम बोर्ड है, पंजाब बोर्ड की, इसके तो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। तो जो बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं वो पुरानी बुक ही करेंगे। ये जो बुक है तो ये भी पुरानी है, लेकिन फेडरल बोर्ड की हो गई है। वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद का बोर्ड है ये उनकी किताब है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं। तो उसने ऊपर लिखा भी हुआ है सर नसीर को मिले, तो मेरा नाम भी उसने चेंज कर दिया, थोड़ा ये सुभाष से होता है। तो देखिए ये 22 दिसंबर 2023 को उसने मुझे बुक भेजी है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा ये कैपिटल बुक जो है ना, कैपिटल बुक सेंटर, वहाँ से उसने भेजी है लेके। तो इसमें ये है कि थोड़ा टाइम मुझे लगा है इस बुक के ऊपर, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। जो पंजाब करिकुलम बोर्ड है उनसे ये तो टोटली डिफरेंट है, इसकी वर्डिंग भी डिफरेंट है। तो आपने जो फेडरल बोर्ड वाले, आपने यही बुक तैयार करनी है और कोई बुक दूसरी तैयार नहीं करनी पंजाब बोर्ड वाली। तो इसमें चैप्टर भी डिफरेंट है ना। देखिए पंजाब बोर्ड में क्या होता है, पहले 6 चैप्टर 9th में पढ़ने होते हैं और अगले जो 5 बच जाते हैं वो 10 में करने होते हैं। जबकि जो फेडरल बोर्ड है ना उसमें ये देखिए जिन पे टिक लगी हुई है तो आगे लिखा हुआ है 10। ये चैप्टर 3, 4, 6, 8, 10 और 11, ये 6 चैप्टर 10 में करने हैं और बाकी जो हैं 5 चैप्टर वो 9th में करने हैं। तो ये एक एक करके पहले 10th क्लास के आपको वीडियोस मिलेंगी, फिर 9th क्लास की भी मिल जाएंगी। तो आइए जी आज हम शुरू करते हैं इसका चैप्टर नंबर 3। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवाने जा रहा हूँ ये सारे के सारे मैंने पास पेपर देखे हैं और आइडिया लिया है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो अब आपके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है सारा। तो वो मैंने 10-12 पास पेपर इसके डाउनलोड किए हैं, वहाँ से देखा है पेपर पैटर्न क्या है इनका सारा कुछ। तो जी बच्चों आपको जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ही फिर आपको निशानात लगवाए जा रहे हैं। ये आपने ये सारा अच्छे से जो मैं आपको मार्क करवाऊँगा साथ साथ मैं रीड कर दूँगा, ताकि आपके लिए इसको मार्क करना और आपका समझना और आपके याद करना ज़रा इजी हो जाए। तो आज यदि शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 है इसका। पहला हमारे पास जो क्लास 10 में हम पढ़ेंगे, तो ये 10th क्लास का चैप्टर है। तो सबसे पहले इसका नाम है जी हयातियाती कीमिया, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें नज़र आ रहा है इस्तिहाला मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, या इस्तिहाली सरगर्मियाँ क्या हैं। इस दोनों इसको आपने एक क्वेश्चन में ही कवर करना है दोनों को। तो सबसे पहले इसका जवाब आप देखिए, यहाँ से शुरू होगा। जिस्म में होने वाली टूट फूट और तमीर नौ की तमाम सरगर्मियों के मजमूई अमल को इस्तिहाला मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इनके जो हमारे जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ वाली सरगर्मियाँ जितनी भी होती हैं ना, वो सारा कुछ जो है ना मेटाबॉलिज्म में आती हैं। उसके बाद वो नीचे वाला देख लीजिए दूसरा हिस्से का, इस्तिहाली सरगर्मियाँ क्या हैं। वो सरगर्मियाँ जो मुख्तलिफ हुलियों की जानिब से सर अंजाम दी जाती हैं, इन्हें इस्तिहाली सरगर्मियाँ कहते हैं। ये एक सवाल का जवाब हो गया हमारे पास। ये नंबर 1 इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल पे आप आ जाइए। ये जी हमारे पास आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं नंबर 2 लगा देता हूँ। आप भी पेंसिल ले लें, हाईलाइटर ले लें, या ऐसे ही निशान लगाते जाएं। हाईलाइटर का ज़्यादा फ़ायदा होता है। बड़े सालमों से ये सवाल है इसका जी हमारे पास, बड़े सालमों से कौन कौन से छोटे साल में बनते हैं।
ये मैंने मैक्सिमम जितने बांध सकते थे ना बोर्ड से दे के वो लगा दिए हैं, और दूसरे भी जो लगाए हैं इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है MCQs बड़े कवर हो जाएंगे इसके अंदर। बड़े सालमों से कौन कौन से छोटे साल में बनते हैं, देखिए बड़े सालमों से कौन कौन से छोटे साल में बनते हैं। ये है जी हमारे पास अलिफ नशास्ता, इनके कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर हमें हासिल कहाँ से होती है भला, जो कार्बोहाइड्रेट ये हमें गंदम, चावल, आलू, शक्करकंदी वगैरह सबसे इसके बेहतरीन ज़राए हैं। इनको अगर हम खाते हैं तो फिर इनसे क्या हमारे जिस्म के अंदर बनता है, वो ग्लूकोज के साल में बनते हैं हमारे जिस्म के अंदर। नंबर बे लहमियात, यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें ज़्यादातर गोश्त वगैरह से हासिल होती है और दालों वगैरह में भी होती है। अंडा सबसे सस्ता ज़रिया है प्रोटीन का। हमारा जो पूरा जिस्म है ना वो प्रोटीन से ही बना होता है, तो इसको ज़रूरत भी प्रोटीन की ही होती है। तो लहमियात यानी कि प्रोटीन, इससे बनता है अमाइनो एसिड। नंबर जीम चिकनाइयाँ, चिकनाइयों में फ़ैट्स वगैरह आ जाता है, जो चिकनाई वाली चीज़ होती हैं, ऑयल शैल घी शी जो आपके होते हैं ना, उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। सवाल नंबर 3 पे आ जाइए जी। लहमियात यानी कि प्रोटीन क्या है, ये सवाल नंबर 3 हो गया हमारे पास। लहमियात प्रोटीन क्या है जी, ये मरकबात तवानाई से भरपूर होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं इनमें तवानाई होती है ना, जैसे गोश्त हो गया, अंडा हो गया, मछली जो होती है उसका भी गोश्त हो गया, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अनासर पर मुश्तमिल नहायत पेचीदा साल में होते हैं। ऐसे मरकबात इंसान को गोश्त, अंडों, मुर्गी, मछली और दालों से हासिल होते हैं। ये लहमियात यानी कि प्रोटीन की तारीफ़ हो गई। क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, इनके लहमियात कहाँ से हासिल होते हैं, तो इसका इनके ज़राए आप पूछे जा सकते हैं कि लहमियात यानी कि प्रोटीन के जो ज़राए हैं ना वो कौन से हैं, तो वो भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ये गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली और दालों से हासिल होते हैं। सवाल नंबर आप आ जाइए जी ये 4 पे। सवाल नंबर 4 आ गया हमारे पास, इसके साथ मैं नंबरिंग दे देता हूँ। चिकनाइयाँ क्या हैं या चिकनाइयों से क्या मुराद है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल तवानाई से भरपूर साल में रखने वाले मरकबात हैं। नशास्तादार और ग़िज़ाओं और लहमियात के मुकाबले में चिकनाइयों में दुगना तवानाई पाई जाती है। चिकनाइयाँ घी, मक्खन और तेल में मौजूद होती हैं। इनके इसमें तवानाई ज़्यादा होती है और इनको हज़म करने में भी टाइम लगता है, तो इसके अंदर ज़्यादा तवानाई पाई जाती है। उसके बाद ये भी इसी का हिस्सा, नीचे वाला भी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोटे और सादा साल में होते हैं, इसलिए आसानी से खून में जज़ब होकर जिस्म के सारे हुलियों तक पहुँचते हैं। ये या तो हुलिये की साहत में इस्तेमाल होते हैं या मज़ीद तज़्ज़ी से गुजर कर तवानाई फ़राहम करते हैं। इनके ये हिस्से इसके टूटते जाते हैं हमारे जिस्म में। जो कोई भी जब हम चीज़ खाते हैं ना, हमारा जिस्म उसकी तज़्ज़ी कर देता है, मतलब कि उस चीज़ को तोड़ फोड़ देता है और जिस हिस्से में उसकी ज़रूरत होती है उस हिस्से में उसको पहुँचा देता है। उसके बाद जी देखिए ये इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, चिकनाइयाँ जो हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है, तो लाइपेज़िस एंजाइम्स के ज़रिए। हमारे जिस्म के जो तोड़ फोड़ का अमल होता है ना, ये एंजाइम्स के ज़रिए होता है। कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं ना तो एंजाइम्स उनको तोड़ फोड़ देता है। तो अगर हमारे जिस्म में एंजाइम्स ना हो तो हमारी जो चीज़ें हैं वो हज़म भी ना हो। जैसे अगर गोश्त गालना ना रहा हो तो हम उसके अंदर पपीता डाल दें, पपीता भी जो है ना ये एंजाइम्स ही है, वो गोश्त को गला देता है। तो एंजाइम्स की मदद से हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ें हज़म वगैरह होती हैं वो विद इन सेकेंड हो जाती हैं। तो अगर एंजाइम्स हमारे जिस्म में कम हो जाएं या ना हो तो फिर हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ हज़म ना हो, ना ही जो हमारे जिस्म के अंदर जो कीमी तब्दीलियाँ हो रही हैं वो भी ना हो। एंजाइम्स जो है ना ये बड़े अहम होते हैं हमारे जिस्म के लिए। अब देखें नेक्स्ट एंजाइम्स वाला टॉपिक आ गया, एंजाइम्स की तारीफ़ बयान करें। तो एंजाइम्स की तारीफ़ यहाँ से शुरू होगी। एंजाइम्स नामियाती अमल अंगेज़ होते हैं, इनके अमल अंगेज़ होते हैं जो इन किसी चीज़ की कीमी अमल को तेज़ कर देते हैं। कैटालिस्ट वो ऐसी चीज़ होती है
जो किसी कीमियाई रिएक्शन को तेज़ कर दें। यूँ ये ज़िंदगी के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। ये ज़िंदगी की बुनियादी अहमियत है, अगर ये ना होगा तो आप शायद ज़िंदा भी ना रह सकें। फ़र्ज़ करें कि एक मरकब अलिफ को मरकबात या अनासर बे और जीम में तज़यीक़ करना मतलूब हो, यानी कि एक अलिफ चीज़ है, उसके दो हिस्से बनाने हैं, बे और जीम। तो फिर क्या होगा, तो ये अमल एंजाइमों की मौजूदगी में का तकाज़ा करता है। यानी कि एंजाइम्स होगा तो फिर वो क्या होगा, इसको तोड़ फोड़ देगा, अलीफ को दो हिस्सों में चेंज कर देगा। अंदाज़ा लगाइए कि एंजाइमों की मौजूदगी में ये अमल 1 सेकंड के हिस्से में मुकम्मल हो जाता है, जबकि एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में शायद इसकी तकमील में महीनों लग जाएं। अब आप देखिए ना, आपको इसकी अहमियत का पता चल गया ना कि अगर कोई भी चीज़ हमने खाई है, हमारे जिस्म के अंदर कोई चीज़ गई है, वो एक है, अब उसने उसको दो हिस्सों में तब्दील करना है, तो वो एंजाइम्स जो है ना, वो इसको अलीफ और बे और जीम में चेंज कर देगा। तो ये सवाल हमारे पास हो गया एंजाइम्स की तारीफ। उसके बाद नीचे वाला जो है ना, पीछे हमने जो किया था वो 4 वाला किया था सवाल, ये हो गया 5, ये सवाल नंबर 5 बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएँ तो ये नंबर 6 टॉपिक आपका सवाल बन जाएगा अहमियत, या फिर आपको एंजाइम्स की तारीफ और अहमियत इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको अलग अलग आ जाए तो फिर आप इसको अलग भी कर सकते हैं। अहमियत क्या है जी एंजाइम्स की? सच तो ये है कि अमले इन हज़ाम, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक हज़म होती, वो अमले तनफुस मतलब सांस लेने का जो अमल है, और एसिमिलेशन वो अमल होता है जिसमें खुराक हमारे जिस्म में जाके हज़म होती है, हज़म होने के बाद फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है ना। जो हिस्सा बनने वाला अमल होता है ना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। ये तमाम अफ़ाल व अमाल एंजाइमों की मौजूदगी में ही सहूलत से अंजाम पाते हैं। इनके हमारे जिस्म के जो 3 बड़े काम हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारे सांस लेने का जो अमल है, और तीसरे नंबर पे एसिमिलेशन है, जिसके ज़रिए एसिमिलेशन ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। ये तीनों ही अमल एंजाइमों की मौजूदगी में मुकम्मल होते हैं। गोया पूरा निज़ाम हयात ही एंजाइमों का मरहून मिन्नत है, जो ना हो तो शायद ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। ये जो अहमियत है, आप एक पॉइंट ये बना दें, दूसरा पॉइंट ये बना दें, तीसरा पॉइंट ये बना दें, 3 पॉइंट बना दें, या आप पैरा बना दें, फिर भी ठीक है। यही एंजाइम पौधों और इनकी ज़िंदगी के निज़ाम के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ये जी एंजाइम्स की अहमियत हो गई। अब आपको पता चल गया ना एंजाइम्स क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या है ज़िंदगी में। उसके बाद नंबर 6 जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 आपको नज़र आ रहा होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के मैं एंड पे आपको इकट्ठे ही निशाना लगाऊंगा, पहले आप शॉर्ट पे करते जाएं। नंबर 7 आ गया 6 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स के ख़वास बयान करें, इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं। एंजाइम्स लहमियात से बनते हैं। लहमियात क्या आती जी? प्रोटीन से बनते हैं। ये हमारे जिस्म में खुद बहुत बन जाते हैं। नंबर 2, ये अपने वज़ाइफ और अफ़ाल में खसूसी नोयत के हामिल हैं, यानी ये महसूस कीमी अमल ही में अमल अंगेज़ का काम करते हैं, यानी कि जो जिस्म के अंदर कीमी अमल होना, ये इसने उसके मुताबिक खुद ही बन जाना है और खुद ही उसने अमल कर लेना है। इनका निशास्ता जब भी हमारे जिस्म में होगा, ये डायास्टीज़ के ज़रिए शक्ल में चेंज हो जाएगा, और लहमियात जब भी होंगे ये पेप्सिन के ज़रिए अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाएगा। ये डायसीज और पेप्सिन ये क्या हैं जी? एंजाइम्स की सूरतें हैं। नंबर 3, ज़्यादा दर्जा हरारत पर एंजाइम नकारा हो जाते हैं। अब ये काबिल चीज़ गौर है कि जब गर्मी ज़्यादा होगी या दर्जा हरारत ज़्यादा मिलेगा तो हमारे जिस्म के जो एंजाइम्स हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? ज़ाया हो जाते हैं। या कुछ खुराक ऐसी हैं जिसके में हम उसको ज़्यादा पकाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, वो समझें कि उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उसके, तो हमारा जिस्म जो है फिर उसको सही तरह से हज़म नहीं कर सकेगा। अगर अंडा है ना, आप तो अंडे को अगर आप ज़्यादा पका देंगे ना तो फिर उसके अंदर प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी आपके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह हो जाता है। नंबर 4 है, एंजाइम्स इंतहाई
तेज़ रफ्तार अमल अंगेज होते हैं और ये बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। इधर आपने पता ना 1 सेकंड के हिस्से में वो काम करते हैं। नंबर 5, एंजाइम्स खुद कीमी अमल में सर्फ नहीं होते। हाँ, एक ये बड़ी मेन चीज़ है इनकी कि इन्होंने कीमी अमल किया, जो चीज़ इनके हाथ आई इन्होंने उसको हज़म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, लेकिन खुद अपनी जो इनकी हालत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो वैसे ही के वैसे ही रहे। जैसे ये देखिए उन्होंने इक्वेशन बड़ी ज़बरदस्त बनाई है कि एक अलिफ चीज़ है, एंजाइम्स ने उसके ऊपर अमल किया और वो बे चीज़ और जीम चीज़ में तब्दील हो गई, प्लस एंजाइम्स अपनी जगह पर ही रहा, वो एंजाइम्स यानी कि वही रहे, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो खुद अमल में यानी कि सरफ नहीं होते, मतलब कि खुद ख़त्म नहीं होते, इस्तेमाल नहीं होते, वो अपनी जगह पर वैसे ही रह जाते हैं। नंबर 6, इन्हें कलमी सूरत में हासिल किया जा सकता है, यानी कि आप इसे जमा के तो कलमी सूरत में हासिल करके तो इसको नेक्स्ट किसी भी बीमारी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए जी सवाल नंबर 8 पे। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के गिर्द मैं दायरे लगा रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन पहले के लगे हुए हैं, देखें वो जब चैप्टर ख़त्म होता है फिर मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। इंसानी खून की अहमियत, तारीफ़ और अफ़ाल बयान करें। इस तरह से आपके बोर्ड में ही आया हुआ है, कभी वो अहमियत पूछ रहा है, कभी वो तारीफ़ पूछ रहा है और कभी वो अफ़ाल पूछ रहा है। तो आइए जी इसको देखते हैं। खून जिस्म में सबसे अहम तरसीली माया की हैसियत रखता है। ज़ाहिर है तरसीली माया ये होता है कि जो तरसील ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारे जिस्म के अंदर, तमाम सेलों तक ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे जिस्म के अंदर, जो हम खाते हैं खून के ज़रिए ही एनर्जी पहुंचती है तमाम बॉडी में। तो ये हर चीज़ को हमारे जिस्म में इक्वल करता है। ये ना सिर्फ जिस्म के हुलियात को इनकी मतलूबा अशिया पहुंचाता है, बल्कि वहाँ से फुजला मटेरियल, वेस्ट जो मटेरियल होता है हासिल करके इन्हें अहराज के मुकाम तक ले जाता है। यानी कि हमारा जो खून है ना, ये तो मतलूबा जो जिस्म के जितने हिस्से हैं उन तक उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें पहुँचाने के बाद उसमें से फालतू चीज़ें होती हैं उसको निकाल कर ले आता है अहराजी मुकाम की तरफ। एक मुसलसल और दायमी दौरान खून ही ज़िंदगी की अलामत साबित होता है। खून चलता रहे तो समझे ज़िंदगी आपकी चलती रही है। खून अपने जिस्म के खुलियों को तड़ रखता है, उनको खुश्क नहीं होने देता, गीला रखता है, जो खुलिये की सेहतमंद कारकर्दगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ले लिए खून की अहमियत और इसकी अफ़ाल आगे। सवाल नंबर 8 बनेगा अब जी हमारा, खून के खुलिये कौन कौन से हैं जी, बयान करें। तो खून के दरअसल 2 अहम हिस्से हैं, या खून के हिस्से कौन से हैं, हुलिये कह गया मैं, खून के हिस्से कौन से हैं। खून के 2 हिस्से हैं जी। एक है प्लाज्मा, यानी कि ये माया हिस्सा होता है। माया कहते हैं लिक्विड को, लिक्विड कहते हैं पानी वाली जो चीज़ होती है ना, वो माया होती है। ये 55% बिलहाज हुजम है। इसको आपने MCQs के हिसाब से भी करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी MCQs में आ चुका है। ये प्लाज्मा जो है जिसमें कितना फ़ीसद होता है, ये 55% हिस्सा होता है इसका। नंबर 2, खुलियात, मुख्तलिफ इक़साम के खुलिये होते हैं ये, और ये जिस्म के अंदर 45% बिलहाज हुजम होता है। इसको भी MCQs के हिसाब से भी आपने नोट कर लेना है। सवाल नंबर आगे 8 के बाद 9 पे आ जाइए। 9 पे क्या है जी, प्लाज्मा क्या है। ये खून का माया हिस्सा है और ये मुकम्मल खून का बिलहाज हुजम 55% होता है। ऊपर आपने पढ़ा ना प्लाज्मा, ये जिस्म के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। इसकी तरकीब हस्ब ज़ैल है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है प्लाज्मा क्या है, उसकी तरकीब लिखें, उसकी तरकीब भी लिखें। तो ये तरकीब नीचे आप देख लें। पानी कितना जी, 90% पानी होता है प्लाज्मा के अंदर, और लहमियात प्रोटीन 7 से 8% होती हैं। दीगर नामियाती व गैर नामियाती अज़ा जो इसमें 2 से 3% होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 आ जाएगा। ये प्लाज्मा वाला बड़ा अहम टॉपिक है आपका। प्लाज्मा के फ़राइज़ बयान करें। सवाल नंबर 10, तो इसके फ़राइज़ आप देख लें।
ये अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखें काट लेंगे तो पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन रहा है आपका। इनके ज़रिए गैर नामियाती लोहा फौलाद खून में गिरदश करता है, जरियान खून को रोकते हैं। इनमें शामिल ज़िद साम, इनके ज़िद नामी एंटीबाडीज़ जो होते हैं हमारे, हमें बीमारियों से महफूज रखती हैं। उसके बाद मैं पढ़ देता हूँ ये चौथा भी, लेकिन आपने ये 4 ही कर लेने हैं क्योंकि 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है। इनके ज़रिए अमले इन्हज़ाम से हासिल होने वाले मरकबात यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह तमाम जिस्म के हुलिया तक पहुँचते हैं। नंबर 5 पे है हार्मोन को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ इनकी मतलूब हो, सरगर्मी मतलूब हो, यानी कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है हार्मोन को, ये वहाँ पर ले जाते हैं। और उसके बाद ये आप देखिए यूरिया और यूरिक एसिड को गुर्दों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाते हैं ताकि इनका अहराज मुमकिन हो सके। कई लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो जाता है, यानी कि उनका जो यूरन जो हमारा निकलता है ना, वो समझो यूरिक एसिड ही एक हिसाब का उसके ज़रिए निकलता है। तो जब ये सिलसिला थोड़ा ख़राब होता है तो ये यूरिक जो एसिड है ना हमारे जिस्म से खारिज नहीं होता, तो जिससे जिस्म को मसाइल पैदा होते हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 11वें पे आ जाइए। 11वें शॉर्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, खून के हुलिये टॉपिक है। कितनी किस्म के होते हैं खून के हुलिये, कितनी किस्म के होते हैं? तो इसमें आप देखें अगर तो दरअसल 3 किस्म के हुलिये प्लाज्मा में तैयार होते हैं, या खून के हुलिये 3 किस्म के कैल होते हैं। खून के सुर्ख हुलिये, ये काट देना है, तो एरिथ्रोसाइट्स इसे हम कहते हैं। खून के सफ़ेद हुलिये ल्यूकोसाइट इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और खून के जो है तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है जी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ये 3 इसके हिस्से होते हैं जी। खून के हुलिये जो होते हैं वो उसके जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं ना, उसके 3 हिस्से हैं। नेक्स्ट जी आप आ जाइए जी खून के सुर्ख हुलिये। 10-11 हो गए थे, अब ये 12वां है। 12वां शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते वक्त। मैं थोड़ा इसका डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। खून के सुर्ख हुलिये, ये RBC लिखा हुआ है, तो RBC से बनेगा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है आपको। खून के सुर्ख हुलिये क्या हैं या RBC क्या हैं, तारीफ़ करें। और इसमें हेमोग्लोबिन भी आ गया, हेमोग्लोबिन की भी आपने तारीफ़ कर देनी है। तो ये देखिए जी आप, ये कर्ट्स से मुशाबा होते हैं। इसकी दोनों इतराफ़ की सतहें दबी हुई, या ये लफ्ज़ जो है ना मुकम्मल कनकेव होती हैं। ये सही मुझे भी नज़र नहीं था आ रहा, अगर किसी बुक पे सही है ना तो वो नीचे कमेंट में बता दे। ये ते वर्ड है या काफ है, मुकम्मल शायद लिखा हुआ है। कनकेव होती हैं ये, आप इंग्लिश में कनकेव लिख लेना बेशक। इनमें मरकज़ा न्यूक्लियस नहीं होता, इनके रेड सेल जो होते हैं ना उसका न्यूक्लियस नहीं होता। खून में इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। इनके कौन से इनके हुलिये खून में ज़्यादा होते हैं, रेड ब्लड सेल। 1 मकब सेंटीमीटर खून में, 1 मकब सेंटीमीटर, यानी कि 1 मकब जो सेंटीमीटर होता है ना, उसके अंदर तकरीबन 5 लाख RBC होते हैं। देख लें कितनी ज़्यादा तादाद है इनकी 1 मकब सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर छोटा सा होता है ना, जो लिक्विड होता है ना उसका, वो हम मकब सेंटीमीटर में ही मापते हैं। तो 5 लाख उसके अंदर हुलिये होते हैं, ये रेड ब्लड सेल होते हैं। RBC ही में वो लहमिया प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को जिस्म के एक हुलिये तक पहुंचाती है, एक हुलिये तक पहुंचाती है। यानी कि हमारा जो RBC है ना, रेड ब्लड सेल है, इसका मेन काम अब आपको समझ आ गया कि पूरे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना उसको एक हुलिया हमारे जिस्म के अंदर जो सेल होता है वहाँ तक पहुँचाती है ये।
खून ही हो गया ना, रेड ब्लड सेल जो है रेड होता है, तो इसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये हेमोग्लोबिन आ जाएगा तो पूरा लिख लेंगे आप, तो तारीफ आ गई इसकी तो फिर भी पूरा लिख लें है। और रेड ब्लड सेल के बारे में पूछ लेगा तो इतना टॉपिक मेरे ख्याल से तो काफ़ी है ये। नेक्स्ट आ जाइए खून के सफ़ेद हुलिये, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या है, अहमियत, तारीफ और इसके अफ़ाल करने हैं। ये जी देखें, ये बेरंग होते हैं और गैर मुतय्यन शक्ल के होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, मेरी सिस्टर का ऑपरेशन था तो उसका बेटा इनके पैदा हुआ था, तो ब्लड सेल उसे लगा था, इनके ब्लड तो लगा था, लेकिन उसको ना हमने 2-3 डॉक्टर ने कहा था वाइट सेल लेके आए, तो वाइट सेल भी मिल जाते हैं, यानी कि उसकी भी बोतल टाइप होती है, वो लेबॉर्ट्रियों से मिल जाते हैं। वो वाइट कलर का लिक्विड ही होता है, वो लगता है बाज़ मरीज़ों को ना। इसका बड़ा अहम किरदार है जिस्म के अंदर, वो इसमें पैरे में हम करते हैं। इनके खून की बोतलें भी लगती हैं कई लोगों को, खून के अलावा फिर उनको खून के जो वाइट ब्लड सेल हैं VBC वो भी लगता है। अलबत्ता इनमें एक वाज़िया मरकज़ा न्यूक्लियस होता है। आप देखें इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। 1 मकब सेंटीमीटर खून में 7000 से 8000 तक वाइट ब्लड सेल होते हैं, क्योंकि वो 50 लाख तक हैं, इसमें 7000 से 8000 तक होते हैं। ये बीमारियों के खिलाफ दफा करते हैं। देखें ये मेन काम इसका यही है कि ये कह लें कि आपके जिस्म की फ़ौज है एक हिसाब की। आपके जिस्म के अंदर कोई भी जरासीम या बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाना है तो ये जो वाइट ब्लड सेल है ना, इन्होंने पड़ जाना भी उसके पीछे। ये वाइट ब्लड सेल ने उसको ख़त्म कर देना जाके, उसके ऊपर रिएक्शन करके। तो ये कह लें कि आपकी आर्मी है किस्म की, जो आपकी सिक्योरिटी करती है और मुख्तलिफ अमराज के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त मुहैया करते हैं। और अगर आपके ऊपर किसी बीमारी का हमला हो रहा है तो उससे भी आपको ये बचाते हैं। ये हमें दर्द झेल तरीक़ों से बीमारियों से महफूज रखते हैं। देखिए ये बैक्टीरिया और वायरस को निगल कर हज़म कर लेते हैं और यूं इनकी मुज़रत ख़त्म हो जाती है। मुज़रत कहते हैं नुकसान ख़त्म हो जाता है उनका। नंबर 2, ये ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जिससे बैक्टीरिया और वायरस ख़त्म हो जाता है। तो जिन लोगों का खून ज़्यादा निकल जाता है ना, उनके जिस्म से ज़्यादा ये उसके साथ खून के साथ ये वाइट ब्लड सेल भी निकल जाते हैं, तो उनको खतरा होता है कि उनको कोई और मुहलिक बीमारी ना लग जाए या कोई उनके ऊपर जरासीम का असर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हम जरासीम की दुनिया में रह रहे हैं। तो हमारे जिस्म की आर्मी अगर इसको ये जो वाइट ब्लड सेल ना ये ना हो, कमज़ोर हो, तो हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें बीमारी जल्दी लग सकती है। तो बाद दफ़ा हमें कोई बीमारी ऐसी लगती है कि डॉक्टर ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे हमारे वाइट सेल जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वाइट ब्लड सेल हो गया, ये 13 वाला क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट आप आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 14 पे, प्लेटलेट्स की तारीफ, अहमियत और इसके भी अफ़ाल बयान करने हैं। ये तीसरा हिस्सा जी, RBC था पहले, फिर VBC था, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और तीसरे नंबर पे आ गया ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं। ये क्या होते हैं जी? इसका हुजम RBC और VBC के मुकाबले में बहुत कम होता है। अब देखिए ये पंजाब बोर्ड की बुक में ये चीज़ें नहीं हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है RBC VBC। तो आप जो फेडरल बोर्ड वाले हैं बच्चे हैं वो यही बुक करेंगे और आपने इसी की वर्डिंग यूज़ करनी है। वो थोड़ी वर्डिंग उसकी काफ़ी डिफरेंट है तो टॉपिक सेम है लेकिन उसकी वर्डिंग टोटली डिफरेंट है। ये हड्डियों के गोदे में बनते हैं। ये जो हड्डियाँ ना आपकी, जिसे मिक कहते हैं, आप जब आप गोश्त खाते हैं तो हड्डी को मार मार के अंदर से गोदा निकाल के खाते हैं, ये उसके अंदर बनते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। और इनमें कोई मरकज़ा नहीं होता, मरकज़ा इनमें कोई नहीं होता और ये जरियाने खून को रोकते हैं। ये देखिए ना ज़रा, ये बने हुए हैं, रेड ब्लड सेल की शक्ल भी बनी हुई है।
ये वाइट ब्लड सेल है, इनकी शक्ल ही देखें, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये चावल के दाने की तरह देखे आपको नज़र आ रहे होंगे। लो जी 14 साल शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आ जाइए जी आप यहाँ पे अगले पेज पे। टेबल सारा याद कर लेना आपने, ठीक है। ये खून का एक ग्रुप होता है जो है ना, उसमें एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है। जो बी ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी जो है वो ए होता है। जबकि जो ए बी ग्रुप होता है उनका, उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी उसमें कोई नहीं होता। जबकि जो ओ ग्रुप होता है उसमें एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडी जो है उसके अंदर ए और बी दोनों होते हैं। नेक्स्ट आ रही है जी सवाल नंबर 15 पे। अब ये एंटीबॉडी हम जो पढ़ रहे थे इसकी तारीफ भी देख लेते हैं, ये क्या होती है जी, पता तो होना चाहिए ना। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ भी लाहमियात होते हैं, प्रोटीन कहले होते हैं और मुतलका एंटीजन के मुकाबले में पैदा हो जाते हैं। यानी एंटीबॉडीज़ ए एंटीजन ए को ख़त्म करेगा, इनके एंटीबॉडी जो ए है वो एंटीजन ए को ख़त्म करेगा और एंटीबॉडी बी एंटीजन बी के हाथ में का सबब बनेगा। जब किसी मरीज़ को खून दिया जाता है तो इस अमर को यकीनी बनाया जाता है कि इसी ग्रुप का खून दिया जाए जो मरीज़ को मुनासिब हो, वरना इसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो इसलिए खून को देने से पहले टेस्ट वगैरह करवाया जाता है, तो उसके साथ क्रॉस मैच करवाया जाता है। मैच करवाने के बाद फिर उसको खून लगता है। इंसानी खून की इकसाम यानी कि नौइयत क्या है बयान करें, या फिर RH फैक्टर क्या है ये बयान करें। ये दोनों की तारीफ आपको आ सकती है। इसका जवाब होगा जी ये 16वां कर लेते हैं इसको। हाँ ये 16वां हो गया। खून की नौइयत मुतय्यन करने में एक और अंसर का हाथ भी होता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। ये इस बुनियाद पर होता है कि क्या खून में RH एंटीजन मौजूद हैं या नहीं। अगर जिस्म के अंदर RH एंटीजन मौजूद होंगी तो फिर उसका अमल और होगा, जिसमें मौजूद नहीं होंगी वो और तरह से होगा। इनके दो तरह की इसकी किस्म होती है। अगर किसी फ़र्द के खून में RH एंटीजन मौजूद हों तो ऐसे खून को RH पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर ना हो तो वो खून RH नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है जी, ये RH फैक्टर हो गया। नेक्स्ट जी एक और बड़ा अहम टॉपिक हमारे पास आ गया DNA। DNA जो है ना, ये देखते हैं। DNA देखें होता क्या है। DNA जो है ना, ये इंसान के जिस्म के अंदर एक हिस्सा है। अगर आप हज़ारों साल लाखों साल भी मिट्टी में दबे रहे हैं ना, आपकी हड्डी साइंसदानों को मिल जाए ना, तो आपकी हड्डी का DNA लेके तो वो पता लगा सकते हैं कि आप किस नस्ल से हैं। ये फ़ायदा होता है इसका। इसी तरह साइंसदान जो है हज़ारों लाखों साल पुरानी हड्डियाँ निकाल के उनका करके कार्रवाई उसके ऊपर सारी, तो वो पता लगाते हैं कि ये किस नस्ल के जानवर हैं या जो इंसान है किस नस्ल का, ये किस जानवर की हड्डी है, ये उससे ही इनका पता लगा लेते हैं। ये टॉपिक है जी क्रोमोसोम, DNA और जीन है। क्रोमोसोम क्रोमेटियन नेटवर्क क्या होता है, या DNA किसका मफहूम है। ये फ़िलहाल यहाँ तक DNA की नेक्स्ट डेफिनेशन आपको आगे मिलेगी। ये DNA क्या है या जीन क्या है, ये उसकी डेफिनेशन आगे मिलेगी। ये फ़िलहाल आपको क्रोमोसोम की डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी, क्रोमेटियन जो नेटवर्क है उसकी डेफिनेशन मिलेगी, और DNA का मफहूम उसने इसमें दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें इसमें इस सवाल में आपको मिल जाएंगी। हर हुलिये के दरमियान में इसका मरकज़ा होता है जो इसकी फ़आलियत के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। इसमें धागों की शक्ल के साख्ते होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ओके जी। हुलिये की तकसीम के अमल के आगाज़ से कबल इनकी शक्ल एक नेटवर्क की सी होती है। इसे क्रोमेटियन नेटवर्क कहते हैं। हर क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का महफूफ है।
ये हो गया हमारे पास सवाल। अब सवाल नंबर 18 पे आ जाइए आप। डीएनए क्या है, जीन क्या है, ये आपने बताना जी। डीएनए क्या होता है और जीन क्या होती है। ये दो धागों से बना हुआ एक हेलिक्स नीम दायरवी स्प्रिंग सा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इधर, बना हुआ है डीएनए। ये जानदार के हुलिये का वो हिस्सा है जो इसकी विरासत को कंट्रोल करता है। इस डीएनए का एक महसूस हिस्सा जीन कहलाता है। ये जीन की डेफिनेशन आ गई तो इतना कर सकते हैं आप, डीएनए होगा तो पूरा करना पड़ेगा। इस तरह ये कहना दुरुस्त होगा कि जीन ही विरासत की असल इकाई है। इस इकाई से इंसान के बाद शख़्सी हसाइस मुतय्यन होते हैं, यानी कि इसकी आँखों और बालों के रंग, जिल्द की रंगत और खून का ग्रुप वगैरह शामिल है। इससे किसी ज़िंदा जिस्म की नोशनुमा के पूरे अमल और दीगर वज़ाइफ को कंट्रोल किया जाता है। फिर ये डीएनए की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट जी देखें आप, ये है जी एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये पूरा टेबल आपने तैयार करना है। जानदार के नाम दिया हुआ है और क्रोमोसोम की तादाद दी हुई है। ड्रोसोफिला जो है उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, इनके 4 जोड़े होते हैं। जोड़े करेंगे तो 4 इनके उसका हाफ कर लेंगे। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनके 23 जोड़े होते हैं। बंदर के अंदर 48 होते हैं, 24 जोड़े। बिल्ली के अंदर 30 क्रोमोसोम होते हैं और उसका हाफ करके ना जोड़े बना लें, उसके 15 जोड़े हो गए। कछुए में 32 और जोड़े हो गए 16। प्याज में 16 और इसके 8 जोड़े हो गए। मटन में 14 और 7 जोड़े। गंदम में 42 और 21 जोड़े। ले जी, उसके बाद आप आ जाएं जी 19वें सवाल पे। मवरसी बीमारियां क्या होती हैं, या मुनकलब किससे कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्रोमोसोम की तादाद या डीएनए की तरकीब में तब्दीली को म्यूटेशन या मुनकलब होना कहते हैं। यानी कि जब डीएनए या क्रोमोसोम की तादाद में जब तब्दीली होती है ना, तो उसको म्यूटेशन या मुनकलब होना कहते हैं। ऐसी तब्दीलियां जानदार को मौत से हमकिनार कर सकती हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान का डीएनए या क्रोमोसोम की तादाद में हेर फेर हो जाए तो वो फिर उसके लिए जो है ना बचना मुश्किल हो जाता है। बहुत से बीमारियों का ताल्लुक क्रोमोसोम और जीन में खिलाफ मामूल कैफियत पैदा होने से होता है। इनके वो जब आपने मामूल से हट के काम करते हैं ना, तो फिर कुछ बीमारियां ऐसे बनती हैं। ऐसी बीमारियां मवरसी कहलाती हैं, यानी कि जो पैदाइशी बीमारियां जिसे हम कह लेते हैं, जो विरासत में मिल जाती हैं। जैसे हेमोफीलिया, नज़ीफियत, रंग का अंधापन। कुछ लोगों को रंग नज़र नहीं आते, इनके ब्लैक एंड वाइट ही कह लें नज़र आता है, या कुछ रंग उनको फ़र्क नहीं वो कर सकते। कलर ब्लाइंडनेस हम कहते हैं इसे। ऐसी ही बीमारियां में शामिल हैं। ये सारी मवरसी बीमारियां कहलाती हैं। उसके बाद 20 सवाल नंबर 20 पे आ रहे हैं आप। ये है जी जीनियात या जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, इसकी तारीफ है ये। जेनेटिक या जीनियात या इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसकी तारीफ करें। इसका जवाब बनेगा हयातियात बायोलॉजी की वो शाख जो जीन की कारकर्दगी और वरासत के असरात और कवायद का मुताला करती है, जीनियात या जेनेटिक्स कहलाती है। यहाँ पर आ जाइए अगले पेज पे। अगले पेज पे आ जी ये वाला टॉपिक है हमारे पास, इंसेक्टिसाइड किसे कहते हैं। इंसेक्टिसाइड 2 तरह के हयातिये फसलों के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। ये हैं कीड़े मकोड़े, हशराते अर्ज और फफूंदी। फसलों को हशराते अर्ज यानी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए खसूसी कीमी
मरकब इस्तेमाल होते हैं, इन्हें कीड़े मार अद्वियात या इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ये कीड़े मार जो दवाइयाँ होती हैं ना, उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को मारने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको इंसेक्टिसाइड कह देते हैं। नेक्स्ट जी बड़ा अहम सवाल और जी हमारे पास ये जी देखिए 20 हुए थे, यहाँ पर 21 हो गए और यहाँ पर 22 हो गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपके टीचर ने आपको कोई और इसके अलावा आपने करवा दिए हुए हैं जो आप स्कूल कॉलेज में या स्कूल में याद कर रहे हैं, ना करेंगे तो मार पड़ेगी, तो वो भी आप याद कर लेना। इनको ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेना, बस यही फ़र्क है, मार से भी तो बचना है ना। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? हर वो मादा जो किसी हयातिये के ज़रिए पैदा होकर खुर्दबिनी हयातों को ख़त्म करने का सबब बने एंटीबायोटिक्स में शुमार होता है। आपने खुद भी कई दफ़ा अपनी किसी न किसी बीमारी पर काबू पाने के लिए डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स ली होगी। गले की खराश, नमूनिया, टाइफाइड और बैक्टीरिया और दीगर बैक्टीरियल बीमारियों इनमें शामिल हैं। इनका बैक्टीरियल बीमारियाँ जो ना उनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है। वैक्सीन क्या है? ये है जी वैक्सीन। अगर हम कमज़ोर शुदा जरासीम किसी शख्स के जिस्म में टीके के ज़रिए पहुंचा दें तो इसके खून में फ़ौरन एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर हम किसी भी इंसान के अंदर कोई ऐसे जरासीम है जो बिल्कुल कमज़ोर हो, एक्टिव ज़्यादा ना हो, उसको जिस्म के अंदर दाखिल करें तो हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली, वो आपको पता ना जिस्म के अंदर एक फ़ौज है पूरी वाइट सेल की जो उन पर हमला करके ख़त्म करती है। वो हमला करके तो वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती हैं, तो उस बीमारी के खिलाफ हमारे जिस्म के अंदर ना एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जो इसे बीमारी से महफूज कर देंगी। इन कमज़ोर शुदा जरासीम को वैक्सीन कहते हैं। इनके जब हम एक दफ़ा ये वैक्सीन बेसिकली ये जरासीम होते हैं लेकिन कमज़ोर किए होते हैं उन्होंने, तो एक दफ़ा किसी को ये वैक्सीन जब लग जाती है ना तो उसके जिस्म के अंदर खुद ब खुद ही एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। फिर नेक्स्ट अगर ये बीमारी उसके ऊपर हमला करेगी भी ना तो वो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर पहले से ही बने होते हैं, तो वो उसको सीरियस नहीं होने देगी, उसको ख़त्म कर देगी। तो ये बड़ी अच्छी वैक्सीन जो है ना, ये बड़ी आला किस्म की दरियाफ्त थी। उसके बाद रीसाइकलिंग पे आ जाइए, बड़ा ही अहम सवाल है जी। ये जो वैक्सीन वाला ये आपका 23 पे हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएँ तो ये 24 हो जाएगा रीसाइकलिंग का सवाल आ रहा है हर पेपर में तकरीबन। तो ये रीसाइकलिंग क्या होता है ये तो आपको पता ही है, बेकार और इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। जिस अमल के ज़रिए उस अमल को रीसाइकलिंग कहते हैं। तो रीसाइकलिंग बेकार अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का नाम है। इन अशिया में धातुओं से लेकर शीशे के टुकड़ों तक शामिल हैं। इस तरह पुराने अखबारात और प्लास्टिक की टूटी फूटी अशिया तक को रीसाइकिल किया जा सकता है। रीसाइकलिंग के अमल में पुराने मटेरियल को बहाल करके इसे नए मटेरियल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रीसाइकलिंग की तारीफ हो गई। 24 हो गए तो 25 और 26 लेनी 26 शार्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके तैयार हो गए। तो ये बिल्कुल थोड़े से ही हैं देखा जाए तो। कागज़ और कागज़ की मंसूआत कैसे रीसाइकिल की जाती हैं, इसको देखते हैं जी। ये सवाल है आपका। कागज़ की अशिया को रीसाइकिल के करके कार्डबोर्ड और रैपिंग पेपर और अखबारी कागज़ बनाया जाता है। ये ज़ाया-शुदा कागज़ को बेहतरीन इस्तेमाल है। हमारे यहाँ 20 से 30% पूरा कागज़ या इसकी मंसूआत पर मुश्तमिल होता है। तरक्कीयाफ्ता मुल्कों में इसकी मकदार और भी ज़्यादा होती है। ज़ाया-शुदा कागज़ की रीसाइकलिंग के बहुत से फ़वायद हैं और इससे आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलती है। देखिए जो कागज़ की चीज़ें होती हैं ना, ये आप देखते हैं आपकी जो शूज़ वगैरह आते हैं वो भी गत्ता के डब्बों में आते हैं। फिर काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो कागज़ों में पैक होती हैं, तो ये हमारी कचरे में जाती हैं। फिर जो कचरा उठाने वाले या रीसाइकिल करने वाले हैं वो इन सारी चीज़ों को जाके अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद फिर इनकी रीसाइकलिंग का अमल शुरू हो जाता है। रीसाइकिल करने के बाद इनसे फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो बना लेते हैं
जिसका फ़ायदा होता है हमें, हम उसको अपने काम के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो रिसाइकलिंग से फ़ायदा ये होगा कि ये जो कागज़ के जो होते हैं पेजेस वगैरह, ये बनते हैं दरख्तों से। दरख्तों की जो लकड़ी है उसको बूढ़े में चेंज किया जाता है, क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद उसके ऊपर फिर सारे अमल करने के बाद ये तैयार होता है कागज़। तो हम दरख्तों को बचा सकते हैं रिसाइकलिंग के अमल से। उसके बाद ये प्लास्टिक की जो एशिया हैं उसको कैसे रिसाइकल किया जाता है, उस पर नोट लिखना है। तो आजकल फादर मटेरियल का ज़्यादातर हिस्सा प्लास्टिक की एशिया पर मुश्तमिल होता है। प्लास्टिक तो हर घर में होगी ना, अब तो हर चीज़ प्लास्टिक में आ गई है। गाड़ियाँ तक भी जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा वो प्लास्टिक में चेंज करते जा रहे हैं। प्लास्टिक की एशिया की रिसाइकलिंग इसलिए भी मुकाबलतन मुश्किल होती है कि इसमें प्लास्टिक की कई इकसाम शामिल होती है। चनाचे ऐसी रिसाइकलिंग में पहले प्लास्टिक की एशिया को धोया और टुकड़ों में काटा जाता है। पहले इसको साफ़ सुथरा करके फिर इसके पीसीस कर लिए जाते हैं। फिर इसे पिघलाकर छोटी छोटी फटियों में तब्दील कर लिया जाता है और इन फटियों को बाद ना शीटों और दूसरी मतलूबा शक्लों में डाल लिया जाता है। प्लास्टिक को इकट्ठा करना, मुख्तलिफ इकसाम में अलग अलग करना और रिसाइकल करना महंगा काम है। तो ये थोड़ा महंगा काम है इसका, लेकिन ये कर रहे हैं, इसको करना भी चाहिए। प्लास्टिक जो है ये ना गलती है ना ख़राब होती है ज़मीन के अंदर। अगर आप इसको दफन कर रहे हैं तो अगर आप इसको 10 साल बाद भी निकालेंगे तो ये वैसी की वैसी रहेगी। तो इसलिए इसको कहीं फेंकना ये फजूल है। इसको उठा के रिसाइकलिंग वाले तक पहुँचाना ये बहुत बड़ा फ़न है, इसको ज़रूर करना चाहिए, माहौल भी हमारा साफ़ रहता है। तो आ जाइए जी नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिए जी कौन कौन सा है हमारे पास। इंसानी जिस्म में चिकनाइयों के इन्हज़ाम की वजाहत कीजिए। इसका जवाब होगा हमारा पेज नंबर 2930 पे। आप भी इस तरह पेज नंबर लिख लेंगे ना तो आपको जल्दी से उसको याद कर लेंगे, खोल के बार बार नहीं निकालना पड़ेगा आपको। लें जी, ये सवाल नंबर 4 है। ये 4 मैंने दूसरा भी लिख लिया। इस तरह की गिनती बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। तो सवाल नंबर जो 4 है लॉन्ग क्वेश्चन, ये वैसे तो पहला पढ़ना है लेकिन बुक के हिसाब से 4 है तो मैं बुक की नंबरिंग यूज़ कर रहा हूँ। 30 और 29 और 30 पेज पे है। देखिए ये क्या है जी, इंसानी जिस्म में चिकनाइयों के इन्हज़ाम की वजाहत करें। इंसानी जिस्म में इनकी जो चिकनाइयाँ हैं वो कैसे हज़म होती है। ये 29 पेज नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है। अब लॉन्ग क्वेश्चन 4 मैंने पढ़ना नहीं है, नहीं तो वीडियो घंटे पे चली जाएगी। घंटे पे तो वैसे ही पहुंच रही है। बस मैं इसको मार्क करवा रहा हूँ, याद आपने खुद करने ना। देखें इसके अंदर कितने शॉर्ट क्वेश्चन है तो समझ तो आपको आ गई होनी है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया, इतना ही बस करना है। छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन आपके। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 नंबर का आ रहा है पेपर में। तो बीच में कुछ क्वेश्चन एक ऐसा आ जाता है जिसमें 4 नंबर का भी ए बी पार्ट बन जाता है, लेकिन बाकी फिर आपको अगर पूरा आएगा तो 8 नंबर का आ जाएगा। पार्ट बन के आएंगे तो फिर ए बी पार्ट 4 नंबर का आगे आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 5 पे आप आ जाइए, एंजाइमों की अमूमी खसूसियत बयान करें। 30-31 पेज पे इसका आंसर होगा। ये देखिए जी लॉन्ग क्वेश्चन 5, एंजाइमों की अमूमी खसूसियात। यहाँ से ये 1 2 3 4 ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो ये सारे 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप कर लें, शॉर्ट में भी कर लें। ये एंजाइमों की खसूसियात हैं यहाँ से लेके तो अगले पेज पे यहाँ तक। सवाल नंबर 6 पे आ जाए, इंसानी खून की तरकीब बयान करें। 31 पेज पे इसका आंसर होगा। ये इंसानी खून की तरकीब ये सारा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आपने ऑलरेडी याद समझे काट ही लिया हुआ है। तो इसको पूरे को आप लॉन्ग में चेंज कर दें। ये है भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये इंसानी खून के ग्रुपों की वजाहत करें। तो ये टेबल बना हुआ है जी। ये देखिए आप पेज नंबर कौन सा है जी 32 और 33। ये इंसानी खून के ग्रुप यहाँ से शुरू करना आपने लॉन्ग क्वेश्चन 7 और ये जो ग्रीन वाला टेबल है ये सारा आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाइए जी आप लोग सवाल नंबर 8 पे दर्ज झैल पर नोट लिखें। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पर नोट लिखना है, पौधों की बीमारियों का तदराक और रिसाइकलिंग पर नोट लिखना है। तो 34 35 और 37 पेज है। तो पहले नंबर पे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन में करना आपने, ये इतना ही है बस, ये पैरा छोटा सा। उसके बाद आप आ जाइए जी ये पौधों की बीमारियों का तदराक।
ये बे पार्ट हो गया उसका लॉन्ग क्वेश्चन 8 का। और 37 पेज पे आप आ जाएं। ये रिसाइकलिंग वाला टॉपिक सारा कर लेना आपने, यहाँ से लेके अगले पेज पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि ये 8 जो है ना, इसके 3 हिस्से थे, वो हमने कर लिए। आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स और गलत दुरुस्त नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए फिल कर दिए हैं, क्योंकि इनमें से आपको MCQs आ सकते हैं। MCQs के लिए इनको आपने तैयार कर लेना है। एंजाइम्स नशास्तादार गज़ाइया की ये ब्लैंक्स पहले मैं करवा रहा हूँ, पेपर में नहीं आएंगी आपको, पेपर में आपको आएंगे MCQ सिर्फ। एंजाइम्स नशास्तादार गज़ाइया की तज़यीक़ करके इन्हें डैश में तब्दील करते हैं, ये शक्कर में तब्दील करते हैं। नंबर 2, अमले इन हज़ाम के ज़रिए चिकनाइयाँ तज़यीक़ के अमल से गुजर कर फैटी एसिड और डैश से बनाती हैं, ग्लिसरॉल बनाती हैं। नंबर 3, एंजाइम्स डैश से बनते हैं, लहमियात से बनते हैं। नंबर 4, एंजाइम्स में प्लाज्मा हुजम के लिहाज से -% है, 55% है। ये देखें ना, हमने किया था ना। अब ये 5वें की मुझे समझ ही नहीं आई, ये उसने पूछा क्या है। जो शख्स जिसके खून का ग्रुप ए हो, इसके RBC पर डैश होगा। तो ये मुझे बुक में भी कहीं नहीं मिला, बड़ा ढूंढा मैंने। तो अगर आपके पास किसी के पास इसकी की बुक वगैरह होगी या हेल्प बुक होगी ना, तो वो कमेंट में बता दे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, वो कमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपके इसकी आ जाए जी गल दुरुस्त पे आ जाए। जीन हुलिये के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये गलत है कि दुरुस्त है? ये गलत है। उसके बाद ये कहूँगा ये जीन हुलिये के DNA में पाए जाते हैं ना, पीछे पढ़ा था आपने। मटर के पौधे में 32 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये भी गलत है। मटर के पौधे में कितने होते हैं? आपने ये टेबल देखा था ना इधर से, ये मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये मटर में 14 होते हैं। वैक्सीन दरअसल मुतलका बीमारी के मुअस्सर जरासीम ख़त्म करते हैं, गलत है। नंबर 4, पहली एंटीबायोटिक्स दवाई जीन्स ने दरियाफ्त की, सही है। रिसाइकलिंग एक मुनाफाबख्श सनत बन गई है, ये भी दुरुस्त है। तो ये MCQs के लिहाज से आपने इसको तैयार करना है, समझ आ रही है ना आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए जी इसके MCQs के ऊपर। ये उसने 5 दिए हुए हैं। हाजमे के दौरान लहमियात नोट टूट कर, ये नोट लिखा हुआ है, इसको टूट कर लेना आप। टूट कर क्या बनती हैं? तो लहमियात जो होती हैं वो अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाती हैं। बिल्ली में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बिल्ली में जी 15 जोड़े। अब देखिए इसने जोड़े इसमें कह दिया हुआ है, वैसे 30 क्रोमोसोम होते हैं और उसके जोड़े 15 होते हैं। खून के ग्रुप बी वाले शख्स में कौन सी एंटीजन होगी? उसमें ए ग्रुप वाले में ए एंटीजन होगी और बी वाले में बी ही होगी। VBC की शक्ल कैसे होती है? VBC यानी कि वाइट ब्लड सेल जो थे, उसकी शक्ल किस तरह की थी? बेकायदा शक्ल होती है उसकी, तरतीब कोई नहीं होती उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, वहाँ पर बेकायदा नहीं है, वहाँ पर कुछ और है। देखिए ये बेरंग और गैर मुतय्यन शक्ल के होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है ना। तो गैर मुतय्यन मतलब कि बेकायदा ही हो गया ना, गोल लंबूतरे सलाख की तरह, इस तरह। तो ये तीनों आंसर नहीं है, तो इसका आंसर वही बन रहा है। नंबर 5, खून कीमी मरकबात जो कीड़े मकोड़ों को खसूसी कीमी मरकबात जो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिसाइड। जो कीड़ों को मारने के लिए यूज़ होते हैं ना। जो फंगस को मारेंगे वो फंगीसाइड होंगे, और जो पेस्टिसाइड होते हैं ये छोटे मोटे जो वो पेस्ट होते हैं ना, उसको मारने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर इंसेक्टिसाइड है। देखें इस चैप्टर में कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भी नहीं रह गया। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवा दिए, शॉर्ट मार्क करवा दिए, ब्लैंक्स करवा दिए, गलत दुरुस्त करवा दिए, MCQs करवा दिए। तो नहीं जी, ये पूरा चैप्टर आपके लिए तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको अच्छे से याद कर लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं वो अपनी पूरी क्लास के ग्रुप में शेयर करें, ताकि इन सब का फ़ायदा हो। अपने टीचर्स को बताएं, वो इसके मुताबिक मार्क करवाएं बच्चों को। तो खसूसी इंशाल्लाह मेन मकसद हमारा ये है कि तमाम बच्चे पढ़ें घर बैठ के अच्छे तरीके से। तो ये जिसने बुक मुझे भेजी है, ये सारा सवाब जो है ना उसी को मिल रहा है। ये देखिए, ये माहनूर आरिफ बच्ची है, इस्लामाबाद से मुझे बुक आई है,
तो ये सारा अजर, मेरी तो मेहनत जो है वो ठीक है, लेकिन ये सारा अजर जो है ना जो आप पढ़ेंगे तो ये सदका जारी होता है, तो उसी को भी ये सवाब मिल रहा है। तो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो उसका सवाब फिर आपको भी मिलता जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।